ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड उच्च न्यायालय में झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। खंडपीठ ने राज्य सरकार व केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से जानना चाहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए क्या मानक और मापदंड तैयार किए हैं, किस प्रकार उनकी पहचान की जाएगी। इस मामले में विस्तृत शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को निर्धारित की गई है। इससे पूर्व केंद्र और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करना है। बताते चले कि समय समय वह घुसपैठियों का मुद्दा उठता रहा है। कई संगठनों द्वारा हकमारी को लेकर घुसपैठियों का विरोध किया जाता है। झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले पर दायर याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति एवं न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ ने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से यह जानना चाहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की टीम उनको पहचानने के लिए क्या मानक एवं मापदंड तैयार की है, किस प्रकार उनकी पहचान की जा सकेगी। इस मामले पर विस्तृत शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करें। इस मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को निर्धारित की गई है। इससे पूर्व केंद्र एवं राज्य सरकार को जवाब दाखिल करना है। उधर राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं सांसद आदित्य साहू द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया गया कि प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप भगवान बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है। सांसद ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के 68 जिलों में विगत 15 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है। झारखंड के 9 जिलों में ये यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। ये यात्रा 2 चरणों की है। पहली चरण 15 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है और दूसरा चरण 30 दिसंबर से प्रारंभ होना है, जो कि देश के 2,51,000 पंचायतों के विभिन्न गाँव से गुजरने वाली है। आने वाले वर्षों में पूर्ण रूप से विकसित भारत का सपना साकार हो, इसे लेकर केंद्रीय नेतृत्व लगातार प्रयासरत है। इसके लिए देशवासियों के प्रति लगातार कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है, जो देश के विभिन्न 68 जिलों में यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और इस राज्य के 9 जिलों में भी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। और जैसा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री के रूप में प्रधान सेवक का कार्यभार संभाला है और इस भाव से संभाला है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के भाव से हर काम को करते हैं और किसी भी काम में कहीं पर दूर दूर तक कोई भेदभाव दिखाई नहीं पड़ती है। यह यात्रा 2 चरणों में प्रारंभ होने वाली है। एक यात्रा 15 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है और दूसरी यात्रा 3 दिसंबर से देश अंतर्गत आने वाले 2,51,000 पंचायत के विभिन्न गांवों से गुजरने वाली है। और इस यात्रा के निमित्त झारखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश संयोजक का भी हम लोगों ने मनोनयन करने का काम किया है, जो जमशेदपुर से हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता नंद जी प्रसाद जी हैं और विभिन्न जिलों, विभिन्न मंडलों में इस राज्य में आने वाले विभिन्न स्तरों पे पंचायत स्तर तक हम लोगों ने कार्यकर्ताओं को लगाया है। क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि विकसित भारत 2047 तक देखने का जो संकल्प है, सपना है, उनके सपने को साकार करने के लिए हम सभी लोग उनके साथ, लगन के साथ, जिम्मेवारी के साथ
अपने कार्य को करने का काम करेंगे। और इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक बार फिर नक्सलियों ने बम ब्लास्ट कर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया। इस बार घटना पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना अंतर्गत हेसा बांध में घटी है। नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी बम विस्फोट में सीआरपीएफ 174 बटालियन का जवान हफीजुर रहमान घायल हो गए हैं। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची ले जाया गया है, जहां एक निजी अस्पताल में घायल जवान का इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के हार्डकोर नक्सलियों के खिलाफ पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसी दौरान गुरुवार को सर्च अभियान में मुफस्सिल थाना अंतर्गत हेसाबान गांव में नक्सलियों द्वारा लगाया गया आईईडी विस्फोट हुआ, जिसकी चपेट में आने से सीआरपीएफ 174 बटालियन का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद घायल जवान सीआरपीएफ 174 बटालियन हफीजुर रहमान को एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए रांची ले जाया गया है। इस संबंध में पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस कप्तान आशुतोष शेखर ने घटना की पुष्टि की है और बताया है कि जवान को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रांची भेजा गया है, जहां उसका इलाज जारी है। आईईडी विस्फोट की चपेट में आए जवान को पैर, हाथ सहित शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोट आई है। राजधानी रांची में राजभवन के समीप झारखंड राज्य दफ्तर चौकीदार पंचायत राज्य कमेटी की ओर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। इस धरना कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चौकीदार शामिल हुए। धरना दे रहे राज्य कमेटी के अध्यक्ष का कहना है कि हम अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से सरकार द्वारा जिन चौकीदारों को बर्खास्त कर दिया गया है, उन्हें अविलंब बिना शर्त उपायुक्त कार्यालय में योगदान करने का आदेश दिया जाए। इसके अलावा झारखंड ग्राम चौकीदार संशोधन 2023 को पास किया जाए, ताकि राज्य के चौकीदारों व दफ्तरों न्याय मिल सके। हम लोग 6 सूत्री मांगों के लेकर के झारखंड राज्य दफ्तर चौकीदार पंचायत के बैनर यहाँ आए हैं, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर आए और हमारी प्रमुख मांग है कि जिन चौकीदारों को सरकार बर्खास्त कर दी है, उनको पुनः बिना शर्त सभी उपायुक्तों को योगदान कराने का आदेश दिया जाए। 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवानिवृत्त चौकीदार दफ्तरों के आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार की जाए और इस बाबत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के उप अनुच्छेद 4 की भावना के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल अध्यादेश जारी करें या झारखंड ग्राम चौकीदार संशोधन विधेयक 2023 पास करावें, ताकि इन लोगों को न्याय मिल सके। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तीसरे चरण में जमशेदपुर प्रखंड के 55 पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत 24 नवंबर को जमशेदपुर प्रखंड परिसर में पूर्वी किताड़ी, उत्तरी किताड़ी, पश्चिमी किताड़ी के 3 पंचायतों में एक साथ हो रही है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त समेत जिले के सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित होंगे। इस शिविर में सभी सरकारी विभाग के 16 स्टॉल लगाए जाएंगे। स्टॉल पर संबंधित विभाग के कर्मचारी, नोडल पदाधिकारी, विभागीय पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। शिविर के आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को अधिक से अधिक लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ऑन द स्पॉट दिया जाना है, ताकि कोई भी अर्हता प्राप्त व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे। जमशेदपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी सचितानंद महतो ने कहा कि इस शिविर के माध्यम से मुख्यमंत्री पशुधन किसान योजना का लाभ, संवर्जन पेंशन योजना का लाभ, किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ दिया जाएगा। धन अधिप्राप्ति के लिए किसानों का निबंधन, पीडीएस के अंतर्गत राशन कार्ड को आधार से लिंक करना समेत कई योजनाओं का लाभ भी आम जनता को मिल सके। वहीं पूर्वी किताड़ी और उत्तरी किताड़ी पंचायत के मुखिया के कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम स्थल के प्रशासन एवं प्रखंड द्वारा सफाई नहीं कराई गई थी, जिस कारण स्वयं मुखियाओं द्वारा वहां साफ सफाई किया गया। एसएचजी ग्रुप को जो भी लाभ एवं लोन इत्यादि जो भी मिलनी है, वो भी जो है इस शिविर के माध्यम से दी जाएगी। कौन कौन लोग रहेंगे इसमें अधिकारी में? अधिकारी जितने भी हमारे विभाग के पदाधिकारी हैं, सभी अपने अपने स्कूल को सफल बनाने के लिए क्या किस तरह का प्रचार प्रसार किया जा रहा है? सफल बनाने के लिए सभी पंचायत स्तर से इसका जो है हम लोग प्रचार प्रसार कर दिए हैं और पंचायत स्तर से जो है पंचायत के मुखिया, पंचायत के पंचायत सचिव, इनके माध्यम से जो है सभी पंचायतों में ये अपना माइकिंग हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, इसके माध्यम से जो है पूरी तरह से प्रचार प्रसार जो है हम लोग द्वारा किया गया है। तो मेरे पंचायत में नहीं, हम लोगों के तीनों किताड़ी में पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी में
मिला करके आपका सरकार आपके द्वार का कैंप लगेगा। क्या तैयारी कर रहे हैं? इसी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, साफ सफाई करवा रहे हैं। अच्छा। कुछ देर पहले आए थे, अब बीडीओ सर आए थे, जे सर आए थे, आई सर आए थे और देख करके सारा चीज़ गए हैं। और इधर एमजीएम एलुमिनस 3 दिवसीय एमजीएम मेडिकल कॉलेज डायमंड जुबली का आयोजन करने जा रही है, जिसमें भारत सहित देश विदेश में सेवा दे रहे भारतीय चिकित्सक भाग लेंगे। ये आयोजन 24 से शुरू होकर 26 नवंबर को समाप्त होगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस डायमंड जुबली कार्यक्रम में एमजीएम कॉलेज और अस्पताल के 1961 बैच के लगभग 750 छात्र चिकित्सक भाग लेंगे, जिनमें 50 से ज्यादा ऐसे चिकित्सक हैं जो विदेशों में अपना योगदान दे रहे हैं, जहां वे एमजीएम सहित देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इन 3 दिवसीय कार्यक्रम में सम्मेलन सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, जो अपने आप में अनोखा होगा। कई वर्षों बाद लोगों को अपनी वरीय डॉक्टरों से मिलने का मौका मिलेगा, साथ ही कुछ अनुभव भी प्राप्त कर सकेंगे। कॉलेज का डायमंड जुबली मनाया जा रहा है, जो कि 24, 25, 26 नवंबर को होगा। आपको बता दें कि हमारा एमजीएम मेडिकल कॉलेज 1960-61 से चालू हुआ है और तब से यहाँ पर पढ़ाई चल रही है। और यहाँ के जो पास किए हुए चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं, वो देश विदेश में अपनी सेवा दे रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा, इस कॉन्फ्रेंस में खुद जो है सो करीब 5-6 लोग जो सो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग बाहर से आए हुए थे। कुछ अटलांटिका से आए, कुछ अमेरिका से आए, कुछ जो सो मस्कट से आए हैं, कुछ मलेशिया से आए हुए हैं। 60 से ज़्यादा जो सो देश विदेशों से आए हैं और 700 करीब जो सो भारत के अन्य राज्यों से हैं। 24 तारीख को हमारा इनॉग्रेशन फंक्शन होगा, जो कि शाम को शुरू होगा, शाम को 5 बजे से। 25 तारीख को जो प्रोग्राम होगा वो रोल प्ले हमारे कॉलेज में होगा, जिसमें एमजीएम मेडिकल कॉलेज, उसके बाद जो सो वहीं पर जो सो आरबीएस में हम लोग इंतजाम किए खाने पीने का, और उसका फिर रात में फिर बिल्डिंग रोड में होगा। हम लोग जो है इंटरेक्शन का प्रोग्राम है, जो बाहर से बहुत दिनों से यहाँ से छात्र पास एक साथ जुटेंगे, गेट टुगेदर होगा। और सोसाइटी को एक मैसेज जाएगा कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज छोटा मोटा मेडिकल कॉलेज नहीं है। यहाँ के छात्र यहाँ देश विदेशों में अपनी सेवा दे रहे हैं और अपना नाम रोशन कर रहे हैं, और जहाँ कर रहे हैं झंडा डाल के काम कर रहे हैं। जमशेदपुर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की ज्वलन समस्याओं को लेकर गुरुवार को एसयूसीआई जमशेदपुर इकाई का एक प्रतिनिधिमंडल जिला मुख्यालय पहुंचा और उपायुक्त को 9 सूत्री एक मांग पत्र सौंपा। इस प्रतिनिधिमंडल में जमशेदपुर शहरी के अलावा चकुलिया, धालबुमगढ़, घाटशिला, पोटका और डुमरिया के भी कार्यकर्ता शामिल हुए। सौंपे गए मांग पत्र के जरिए इन्होंने शहर में दिन के वक्त भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने, जन वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को मिलने वाला अनाज प्रतिमा मुहैया कराने की मांग की। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल में मनरेगा के तहत प्रतिदिन 500 रुपए और साल में 200 रुपए दिन का रोजगार दिए जाने की भी मांग रखी है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली करने, धान का सरकारी दर 3000 रुपए प्रति क्विंटल करने एवं लैंप्स के माध्यम से धान खरीद की प्रक्रिया को सुगम बनाने जैसे किसानों से जुड़ी मांगों का भी पत्र में उल्लेख किया गया है। अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त विद्यालयों के बच्चों को स्टाइपेंड देने, हाथियों की सुरक्षा के मद्देनजर एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण करने, आवारा पशुओं का आतंक रोकने और जमशेदपुर में पार्किंग के मनमानी शुल्क की वसूली पर रोक लगाए जाने की भी मांग की गई है। की ओर से डीसी ऑफिस में प्रदर्शन हो रहा है। जिस प्रकार से हाथी के हमले से सैकड़ों की संख्या में मौत हो रही है रोज चकुलिया, धालबुमगढ़ में, हम लोग मांग कर रहे हैं कि इमीडिएट उस पर रोक लगे, हाथी कॉरिडोर का निर्माण किया जाए। साथ साथ में मानगो ब्रिज में जो रोज जाम लग रहा है, हम लोग मांग कर रहे हैं ये जाम से मुक्ति दिलाए। दिन के समय भारी वाहनों का प्रवेश बंद किया जाए। हम लोग मांग कर रहे हैं कि गाँव में फसल पक चुका है, धान का फसल, उसमें 3000 रुपया 3000 क्विंटल देना होगा, नहीं तो किसानों के सामने भुखमरी की स्थिति है। आज गांव में जो मनरेगा का काम हो रहा है, नियमित काम नहीं है, 30 दिन 40 दिन का काम मिल रहा है, उसे कम से कम 200 दिन का काम मिलना चाहिए, प्रति दिन 500 रुपया मजदूरी मिलना चाहिए। यही सब मांग लेकर के आज हम लोग डीसी ऑफिस में आए हैं और हमारी पार्टी की ओर से आज प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर मानगो ब्रिज में जाम से मुक्ति ना दिलाया जाए, हम लोग मानगो ब्रिज जाम करने जा रहे हैं। यही हम लोग प्रशासन को हम लोग बताने के लिए आए हैं। जादूगोड़ा में हाथा से मुसाबनी मुख्य सड़क की मजबूतीकरण के कार्य का घाटशिला विधायक रामदास सोरेन एवं पोटका विधायक संजीव सरदार द्वारा संयुक्त रूप से नारियल फोड़ कर शिलान्यास किया गया।
इस मौके पर जादूगढ़ चौक पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा घाटशिला विधायक रामदास सोरेन एवं पोटका विधायक संजीव सरदार का गाजे बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया गया। सर्वप्रथम दोनों विधायकों ने चौक स्थित सिद्धू कान्हू की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद 33 करोड़ की लागत से बनने वाली हाथा मुसाबनी मुख्य सड़क के मजबूतीकरण के कार्य का शिलान्यास नारियल फोड़कर किया। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि दिनेश साव, झामुमो उपाध्यक्ष बाघराय माडी, अध्यक्ष प्रधान सोरेन, सुधीर सोरेन आदि उपस्थित थे। इस योजना को टीपीएल कंपनी द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग द्वारा ये योजना हाथा से लेकर मुसाबनी तक 44.30 किलोमीटर के मजबूतीकरण का कार्य बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। जो आज तक नहीं हुआ है वो आज हमारी सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करके दिखा रहा है। जो नियम के अनुसार कोई भी नया सड़क बनती है तो उसका हर 10 साल में उसका रिपेयर होना चाहिए, नियम है। लेकिन आज तक आप देखेंगे कि ऐसी सड़क हैं जो 20 साल 25 साल के पहले सड़क बना है लेकिन उसका रिपेयर नहीं हो रहा है। लेकिन आज हमारी इस क्षेत्र घाटशिला विधानसभा क्षेत्र, पोटका विधानसभा क्षेत्र जनता का ये सौभाग्य की बात है कि हमारी सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री ने समय अवधि में 10 वर्षों या 11 वर्ष 1 साल के इधर हो रहा है, इस समय अवधि में जो हाथा मुसाबनी रोड को जो मरम्मती या मजबूतीकरण का जो काम कर रहे हैं, शुरुआत कर दिए हैं, जिसमें आज हम लोग शिलान्यास किए हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात, सबसे सराहनीय बात और सरकार की सराहनीय एक कदम है कि इसी तरह हमारी सरकार की सोच है, हर काम को समय अवधि में हम काम करेंगे। यही है कि आप लोगों को पता है, जैसे इस राज्य में सरकार बनी गठबंधन की सरकार, वैसे ही एक महामारी आया जिसके चपेट में 1 साल लॉकडाउन और 1 साल अनलॉकडाउन में रहे। और जैसे जैसे ही ये लॉकडाउन और अनलॉकडाउन समाप्त हुआ, वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे राज्य के लिए हर क्षेत्र में चौमुखी विकास के लिए कोई एक ऐसी योजना लाने के काम किए हैं। और साथ ही साथ जो इस राज्य का अगर विकास हम लोग चाहते हैं, उनका सोच यही है कि एक दूसरे को कैसे संपर्क के साथ जुड़ें। आज इस जो हाथा से लेके हम लोग जादूगोड़ा से लेके मुसाबनी जो पथ है, इसमें मजबूतीकरण का जो आज शिलान्यास किया गया है, यही सोच है कि आज हमारा राज्य के अंदर के साथ साथ बाहर राज्य के भी पथ निर्माण विभाग के जो पथ है, जो 10 साल पहले जो बन के था और टूट गया था, वैसे पथ को मजबूतीकरण, ऐसे तो हर साल मरामती होता ही है, ये मरामती नहीं है, मजबूतीकरण मतलब नए हैं। वैसे पथ पूरे झारखंड में चिन्हित करके कराया जा रहा है, ताकि इस राज्य के जो संपर्क है दूसरे राज्य के साथ साथ अपने इस राज्य के संपर्क बने रहे और राज्य और आगे बढ़े। और इधर पिछले दिनों ईस्ट पान बस्ती में हुई गोलीबारी में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके इलाज में हो रही समस्या को लेकर बस्ती वासियों ने जिले के उपायुक्त और एसएसपी से भेंट की और सहयोग करने की गुहार लगाई है। बता दें कि 17 नवंबर को बस्ती में तेज रफ्तार से वाहन चलाने को लेकर हुए विवाद के बाद सत्यनारायण गौड़ ने अपने पुत्रों के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें सड़क किनारे खड़े प्रवेश कुमार को गोली लग गई थी, जिसके बाद घायल को गंभीर हालत में टीएमएच ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए परिजन उसे कोलकाता ले गए, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उसके इलाज में परेशानी उत्पन्न हो गई है, जिसको लेकर बस्ती वासियों ने जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और एसएसपी किशोर कौशल से भेंट कर आर्थिक सहायता का अनुरोध किया है। वहीं एसएसपी से फरार आरोपी को गिरफ्तार करने, आरोपी सत्यनारायण के वेंडर और राइफल का लाइसेंस रद्द करने एवं कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। बस्ती बर्मा माइंस स्टैंड बस्ती वासी यहाँ पर सीनियर साहब के पास आए हैं और उपयुक्त साहब के पास आए हैं इस मांग को लेकर कि 17 तारीख को सत्यनारायण गौड़, हरिकिशोर गौड़ और उनके बेटा का नाम क्या है, मोहित गौड़, इन तीनों ने मिलकर एक बच्चा लोग का लड़ाई पे और अपने घर से राइफल निकालकर एक बेकसूर लड़का जो छठ को लेकर केला बांट रहा था, प्रसादी बांट रहा था, उस लड़का के ऊपर गोली चला दिया और
वो लड़का बुरी तरह से जख्मी हो गया, उनके एक आंख डैमेज हो गया है। TMH में इलाज के लिए बच्चा को भर्ती कराया गया। जो TMH वाले ने कहा कि ये बच्चा को यहाँ पर हम लोग इलाज नहीं करा सकते, बेहतर इलाज कराना है तो कलकत्ता अपोलो हॉस्पिटल लेके जाइए। अपोलो हॉस्पिटल किसी तरह बस्तीवासी जो भी बीच में समाज सेवी आए और कुछ राशि का उनको मदद भी किए, उन्हीं राशि से हम लोग अपोलो हॉस्पिटल लेके गए। अभी भी इस प्लांट बस्ती वासी सभी लोग जुटे हुए हैं, कहीं से भी राशि प्रदान हो, कहीं बहुत लोग आ भी रहे हैं, राशि दे भी रहे हैं मदद के लिए, और उन्हीं राशि से उस बच्चा का इलाज हो रहा है। आए दिन छापा पड़ रहा है। एक लड़का जो है अभी भी फरार, विशराज सिंह फरार है, उसमें उन लोगों का छापा पड़ रहा है। लेकिन अभी हम लोग उनके आर्थिक मदद के लिए उपायुक्त साहब के पास आए हैं, सीनियर साहब के पास आए हैं। सीनियर साहब के पास में ज्ञापन दिए हैं, उनके तरफ से भी आश्वासन मिला है हम लोगों को। हम सब बस्तीवासी यही बोले हैं, सत्यनारायण गौड़ एक टाटा स्टील का वेंडर है और वो वेंडर है, पैसा कमा रहा है, पैसा कमाने के चलते उनके मतलब आँख सर पे चढ़ गया है। आया दिन कभी भी किसी के ऊपर भी दुनाल निकालता है, टांग देता है। खाए कि पहले भी इस तरह का घटना हुई है, दुनाल निकाल के किसी को भी मार देना, पीट देना, तलवार निकाल के मार देना। और मैं खुद गवाह हूँ कि मेरे एक छोटे से बेटा चाउमीन ठेला में चाउमीन खा रहा था, उनका ड्राइवरों ने धक्का मुक्की किया, बच्चा का चाउमीन गिर गया। वो बच्चा जाके ड्राइवर लोगों को बोला कि भैया क्यों गिरा दिए मेरा चाउमीन, तो उसको झापड़ चला दिया। जाके उनकी बस्ती का बच्चा है, सत्यनारायण गौड़ उनके मालिक हैं, उनके घर पे जाके उनको अंकल मेरा चाउमीन गिरा दिया, ड्राइवर लोगों ने आपका झापड़ भी चला दिया। बोलने गया 13 साल का बच्चा को दुनाल निकाल कर दौड़ा दिया, भाग जाने तो मेरे घर में गोली चला देंगे। जमशेदपुर से सटे मुसामनी जंगल में बीते सोमवार को 5 हाथियों की मौत को जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले को उन्होंने गंभीरता से लिया है और इस मुद्दे पर वे दिल्ली में बात करेंगे। करंट से हुई हाथियों की मौत के लिए लोगों ने वन विभाग और बिजली विभाग को जिम्मेदार बताया है। इसके पीछे वन विभाग द्वारा खोदे गए गड्ढे की मिट्टी से स्थल का ऊंचा होना और 33,000 हाई टेंशन बिजली तार का नीचे होना मुख्य कारण बताया गया है। इसे लेकर सांसद विद्युत वरण महतो ने चिंता व्यक्त की और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जब इसकी जानकारी बिजली विभाग को दी गई थी तो इस पर पहल होनी चाहिए थी, जबकि पिछले माह भी चकुलिया में ऐसी ही घटना में 2 हाथियों की मौत हुई थी। उसी समय ही दोनों विभाग को सजग हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से इतनी संख्या में एक साथ हाथियों की मौत हो गई। सांसद ने कहा कि इसको लेकर एक बड़ी बैठक होनी चाहिए, जिसमें जीव जंतुओं के अस्तित्व और उनकी सुरक्षा की आवश्यकता है। तभी हाथियों और अन्य जीव जंतुओं को बचाया जा सकता है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना घटे। उन्होंने ये भी कहा कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी दोषी या जिम्मेदार हैं उस पर भी कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। सरायकेला जिले के RIT थाना अंतर्गत रेलवे कॉलोनी में हुए सूरज महानंद उर्फ गोलू हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए सुमित मुखी उर्फ त्रिशूल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने उसके पास से हत्या में प्रयुक्त तेजधार चाकू भी बरामद किया है। मामले का उद्भेदन करते हुए सरायकेला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने आदित्यपुर स्थित जियाडा कैंप कार्यालय में बताया कि बीते 17 नवंबर को आदित्यपुर रेलवे कॉलोनी स्थित क्वार्टर में सूरज महानंद की हत्या कर दी गई थी। मामले के उद्भेदन में लगी पुलिस ने त्रिशूल नाम के युवक को गिरफ्तार किया। त्रिशूल की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया। त्रिशूल का पूरा नाम सुजीत मुखी उर्फ त्रिशूल है। पूछताछ में त्रिशूल ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया है। फिलहाल पुलिस ने उसे कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद जेल भेज दिया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया गया था और जिसके बाद लगातार छापामारी की गई, जिसमें जो अपराधीनिकी अभियुक्त है इसमें सुमित मुखी उर्फ सुजीत मुखी उर्फ त्रिशूल इसका नाम है, जिसको कि गिरफ्तार किया गया है। और उसके द्वारा ये बताया भी गया स्वीकारोक्ति बयान में कि उसी के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। जो घटना में प्रयुक्त चाकू का इस्तेमाल किया गया था वो चाकू की भी बरामदगी कर ली गई है। घटना के कारण के पीछे में ये बात आई कि कुछ दिनों पूर्व जब वो जेल से छूटा था तो उसके बाद उसके साथ कुछ उसकी दुश्मनी हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें सुजीत मुखी उर्फ त्रिशूल को जो भी मृतक है उसके द्वारा मारपीट किया गया था, जिससे उसका दांत तोड़ दिया गया था। तो ये एक उसकी निजी दुश्मनी थी
और झगड़ा झंझट उन लोगों के बीच हुआ था, जो बात प्रकाश में आया है, और इसी वजह से उसने इसकी हत्या की गई है। स्वर्णरेखा क्षेत्र विकास ट्रस्ट के तत्वाधान में स्थित गोड़ा टाउन हॉल में आयोजित बाल मेले में बच्चों की भीड़ उमड़ रही है। मेले के तीसरे दिन कई स्कूलों में विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। मौके पर पहुंचे विधायक सरयू राय ने बताया कि बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके, इसलिए इस मेले का आयोजन किया गया है। बच्चे भी पूरे उत्साह के साथ इसमें भाग ले रहे हैं। मेले का मुख्य उद्देश्य बाल मन का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करना है। बता दें कि गुरुवार शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसमें कमल अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करेंगे। ये शो बिल्कुल फ्री है। इससे पहले सुबह 11 बजे से एडवेंचर शो, कुश्ती और ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोपहर 2:30 बजे से नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। चौथा दिन है मेला का और यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों का उत्साह है। जितने खेल की प्रतिस्पर्धाएं हैं सब में बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए शिक्षा के स्टॉल भी लगे हुए हैं। एनसीईआरटी का स्टॉल लगा है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो आप बहुत पैसा देकर खरीदते हैं प्राइवेट संस्थाओं से, उससे बेहतर आपको शिक्षा के दस्तावेज मिल जाते हैं एनसीईआरटी में फ्री में। बाल अधिकार संरक्षण के भी स्टॉल लगे हैं। कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी इसमें स्टॉल लगाई हुई हैं। विधिक प्राधिकार भी है और ये मेला पूरी तरह से हम लोगों का ये किसी भी कोण से व्यावसायिक नहीं है। जितने स्टॉल लगे हैं किसी से भी एक पैसा नहीं लिया गया है। सब बच्चों को शिक्षा देने के लिए वैसी किताबें रखेंगे, खाने पीने की चीज़ें रखेंगे। और ये पहला मेला मुझे लगता है जो कमर्शियल नहीं है, नॉन कमर्शियल है। कहाँ से सर पार्टिसिपेट यहाँ बच्चे कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं लोग? ये बच्चे हम लोगों ने सभी स्कूलों को भेजा है और जमशेदपुर आसपास के स्कूल हैं, सबके शिक्षक अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं। ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन हुआ है और जो ऑनलाइन नहीं करा सका यहाँ आता है तो स्पॉट पर भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। और कल पटमदाज के भी लड़के आएंगे, कई स्कूलों के लड़के आएंगे। उनके शिक्षक, उनके प्रधानाध्यापक को सूचना गई है और सूचना के आधार पर अपने बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।